नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और वीडियो को प्रारंभ करने से पहले ही मैं आपको खुशखबरी दे देता हूं कि हिंदी साहित्य की 1462 पोस्ट राजस्थान में स्कूल लेक्चर के लिए आने वाली है। दोस्तों, ये पक्का और फाइनल है, 1462 पोस्टें आई। तो आज ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिएगा दोस्तों। और जितने भी मेरे चैनल पर वीडियो हैं प्रश्नोत्तर के, उनको पढ़ डालिए, सुन डालिए, दिन रात एक कर डालिएगा दोस्तों। अब हर शाम, यानी शाम तो क्या कहें, 8 9 10 बजे तक वीडियो अपलोड आपके सामने होगा। आपको भी सहयोग करना है, जागना है, देखना है, पढ़ना है, तो दिन रात एक कर दीजिएगा दोस्तों। और वीडियो जो भी अपलोड हुआ आपके सामने आए, उसको देखते रहिएगा। और साथ में अपने जो भाई बहन हैं उन तक भी शेयर कर दीजिए दोस्तों। इतने दिन हम आराम से बैठे थे कि कितने पोस्ट आएंगी, क्या होगा, कैसे आएंगी, कि कब आएंगी। लेकिन दोस्तों, नवंबर में या दिसंबर फर्स्ट वीक में आपके सामने विज्ञप्ति होगी और 1462 पोस्ट आपके सामने होगी। तो तैयारी प्रारंभ कर दीजिएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मैं एक ऑथेंटिक जो चीज होती है उसी को आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। चलिए बढ़ते हैं और प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं और उसका आनंद लेते हैं। एक बात है, प्रश्नोत्तर को चालू करने से पहले मैं आपको और भी बता देता हूँ कि दोस्तों, ज्यादा आंखें गड़ाकर वीडियो देखने से आंखें खराब होती हैं, ये मैं मानता हूँ। तो इसलिए आप क्या कीजिएगा कि वीडियो को प्ले कीजिएगा, मोबाइल को थोड़ा दूर रख दीजिएगा और आराम से तन्मय होकर के सुनिएगा। प्रश्न आपके सामने आते जाएंगे और याद होते जाएंगे। एक बार में याद नहीं हो तो दोबारा प्ले कर लीजिएगा। मैंने इस मेथड से वीडियो बनाना प्रारंभ किया कि आप आसानी से सुन सकें और आंखों पर कम से कम प्रभाव आपके पड़े, काम करते हुए भी आप उनको सुन सकें। तो चलिए बढ़ते हैं और अपने प्रश्नोत्तर को तैयार करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न दोस्तों, अपने स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हो नजर आ रहा है, जिंदगी मुस्काई किसका निबंध संग्रह है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का निबंध संग्रह है जिंदगी मुस्काई मुस्कुराई। माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू, और दीप जले शंख बजे। माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू, दीप जले शंख बजे किस निबंधकार के निबंध हैं? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के निबंध है दोस्तों। माटी हो गई सोना, बाजे पायलिया के घुंघरू, और दीप जले शंख बजे। आकाश के तारे धरती के फूल किसका लघु कथा संग्रह है? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का लघु कथा संग्रह है आकाश के तारे धरती के फूल। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर के रिपोर्टाज का नाम बताइए। क्षण बोले कण मुस्काए, क्षण बोले कण मुस्काए। संशय की एक रात के लेखक का नाम बताइए। संशय की एक रात रचना है और उसके लेखक का नाम दोस्तों नरेश मेहता है। नरेश मेहता की रचना है। तो दोस्तों, आज से जुड़ जाइएगा। एक एक टॉपिक के प्रत्येक प्रश्न तक आपको यानी ले चलूंगा। राम रक्षा स्तोत्र की रचना किसने की? रामानंद ने की थी राम रक्षा स्तोत्र की रचना। भरत मिलाप की रचना किसने की? ईश्वर दास ने भरत मिलाप की रचना की थी। भरत मिलाप ग्रंथ की रचना ईश्वर दास ने की थी। रामचंद्रिका किसकी रचना है? रामचंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास की रचना है। छंदों का जादूगर भी कहा जाता है और इसकी रचना भी एक ही रात में की गई मानी जाती है। रस कलश रचना के रचनाकार का नाम बताइए। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है दोस्तों। हरिओद इनका उपनाम है। बसंत रचना के रचनाकार का नाम राय देवी प्रसाद पूर्ण की रचना है बसंत। रसिक प्रिया किसकी रचना है? केशव दास की रचना है दोस्तों रसिक प्रिया। जहांगीर दस्त चंद्रिका किसकी रचना है? केशव दास की रचना है जहांगीर दस्त चंद्रिका भी। राम रासु किसकी रचना है? राम रासु रचना के रचनाकार का नाम बताना है। माधव दास चारण की रचना है राम रासु। कवित रत्नाकर रचना के रचनाकार सेनापति का ग्रंथ है कवित रत्नाकर। नेक्स्ट रचना मुकुल त्रिधारा
काव्य संग्रह है दोस्तों दोनों, मुकुल और तीरधारा। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र किस लेखिका की रचनाएं हैं? तो ये सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। मुकुल और तीरधारा दोनों काव्य संग्रह हैं। बिखरे मोती, उन्मादिनी, सीधे साधे चित्र गद्य रचनाएं हैं। तो गद्य रचनाओं के रूप में लेखिका और मुकुल और तीरधारा काव्य संग्रहों के रूप में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं हैं। सती चंद्रावली किसका नाटक है? राधा चरण गोस्वामी का नाटक है दोस्तों सती चंद्रावली, राधा चरण गोस्वामी का नाटक है। नेक्स्ट है मुक्ति का रहस्य किसका नाटक है? लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है मुक्ति का रहस्य। रक्षाबंधन किसका नाटक है? हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है रक्षाबंधन, रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है। अंगूर की बेटी किसका नाटक है? गोविंद वल्लभ पंत का नाटक है अंगूर की बेटी। आत्मजयी महाकाव्य की रचना किसने की? कुंवर नारायण ने आत्मजयी महाकाव्य की रचना की थी। अगला प्रश्न है चंद्रकांता संतति उपन्यास के कितने भाग हैं? 24 भाग है दोस्तों। चंद्रकांता अलग उपन्यास है और उस उपन्यास को पढ़ने के लिए लोगों ने हिंदी को सीखा था, और चंद्रकांता संतति अलग है और उसके 24 भाग हैं। दोनों की रचना देवकीनंदन खत्री ने की थी। रामदास किसकी प्रसिद्ध कविता है? रघुवीर साय की प्रसिद्ध से प्रसिद्ध जो कविता मानी जाती है वो रामदास है दोस्तों, याद रख लेना। अगला प्रश्न है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर ने किन पत्रों का संपादन किया? ज्ञानोदय का संपादन किया और नया जीवन का संपादन किया। दो पत्रों का उन्होंने संपादन किया, एक ज्ञानोदय और दूसरा नया जीवन। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म कब हुआ? 1946 सहारनपुर जिले के देवबंद गांव में हुआ था। 1946 सहारनपुर जिला है और उसका देवबंद गांव है, उसमें यानी कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का जन्म हुआ था। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ? 1889 में जन्म हुआ था। दोस्तों एक बात ध्यान में रखिएगा, 80 से एक कम 79 होता है, 79 जिसको कहते हैं, और 90 से एक कम 89 होता है। तो कुछ बंधुओं के 89 और 79 में बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो ये 89 है। 1889 में जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था। चलिए, झरना, लहर, आंसू, कामायनी, प्रेम पथिक किसके काव्य संग्रह है? सारे काव्य संग्रह अपने आप में मोस्ट हैं और इनसे जुड़ा हुआ एक एक दो दो तथ्य जरूर है। झरना अपने आप में मोस्ट है, आंसू अपने आप में मोस्ट है, कामायनी अपने आप में महत्वपूर्ण रचना है, छायावाद का महाकाव्य कहा जाता है, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्धि का आधार भी है। झरना है वो छायावाद की पहली रचना के रूप में भी जाना जाता है, काव्य संकलन है। ये जयशंकर प्रसाद के काव्य संग्रह हैं। और आंसू की भी अलग विशेषता है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, नहीं तो प्रश्नोत्तर के साथ आपके सामने हाजिर हो जाएगी वो विशेषता भी। छाया, प्रतिध्वनि, आकाश, आंधी, इंद्रजाल, तो 5 कहानी संग्रह हैं। छाया, प्रतिध्वनि, आकाश दीप, आंधी, इंद्रजाल किस कहानीकार के कहानी संग्रह हैं? जयशंकर प्रसाद के कहानी संग्रह दोस्तों, छाया, प्रतिध्वनि, आकाश दीप, आंधी और इंद्रजाल। मधुकर्ण काव्य संग्रह के रचयिता का नाम बताइए। मधुकर्ण काव्य संग्रह के रचयिता भगवती चरण वर्मा है। भगवती चरण वर्मा का काव्य संग्रह मधुकर्ण। मोचीराम किसकी प्रसिद्ध कविता है? धूमिल की प्रसिद्ध कविता है मोचीराम। और एक प्रश्न धूमिल से भी जरूर पूछा जाता है, तो आधुनिक काल के कवि हैं धूमिल, और धूमिल की रचनाएं जरूर याद रखें। चितकोबरा उपन्यास की लेखिका का नाम बताइए। मृदुला ग्रेग का उपन्यास है चितकोबरा। घास का घराना किसकी प्रसिद्ध रचना है? मणि मधुकर की रचना है। मणि मधुकर की रचना है घास का घराना। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के बाद कौन सी काव्य धारा प्रभावित हुई? तो पहले द्विवेदी युग आया, उसके बाद कौन सी काव्य धारा प्रभावित हुई? तो दोस्तों बहुत ही सिंपल सा प्रश्न है, छायावादी काव्य धारा का प्रवाह है वो उमड़ा। तो द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग के बाद छायावादी काव्य धारा। छायावादी काव्य धारा का आरंभ कब से माना जाता है? 1918 से छायावादी काव्य धारा का आरंभ माना जाता है। निराला की जूही की कली का प्रकाशन कब हुआ? 1916 में जूही की कली का प्रकाशन हुआ था, और ये छायावाद की पहली कविता मानी जाती है दोस्तों। और इस कविता को एक प्रतिष्ठित साहित्यकार भी हैं और प्रकाशक भी थे,
और उन्होंने छापने से मना कर दिया था। कमेंट चाहता हूं दोस्तों कि ऐसा किसने किया था? प्रतिष्ठित साहित्यकार और हिंदी को परिमार्जित स्तर तक ले जाने वाले। तो आपका कमेंट अपेक्षित है, कमेंट कीजिएगा और साथ ही साथ अपने आप को भी एक्टिव कीजिएगा। सुमित्रानंद पंत की किस रचना में छायावादी प्रभाव दिखाई देता है युगांत में? दोस्तों ये प्रश्न यहाँ पर क्यों आया है? इसका ये है कि सुमित्रानंदन पंत बाद में प्रगतिवाद की तरफ अग्रसर हो गए थे और इसलिए इस प्रश्न को दिया गया है कि युगांत तक वो किस, यानी युगांत में उनका कौन सा प्रभाव परिलक्षित होता है, यानी छायावादी प्रभाव परिलक्षित होता है युगांत में। बाद में वो धीरे धीरे प्रगतिवादी रचनाएं भी हैं और यहाँ ये ध्यान में रखना कि पंत की छायावादी रचनाएं कौन सी हैं, प्रगतिवादी रचनाएं कौन सी हैं, उनका विभाजन आप जरूर कर लें, क्योंकि पूछा जा सकता है कि पंत की कौन सी रचना प्रगतिवादी है, कौन सी छायावादी है। सुमित्रानंदन पंत की युगांत का प्रकाशन कब हुआ? 1936 में युगांत का प्रकाशन हुआ था दोस्तों। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। आनंद अरुणोदय किसकी रचना है? चौधरी बद्रीनारायण प्रेमगन की रचना है। प्रेमगन इनका उपनाम है दोस्तों। जैनेन्द्र की पाजीब कहानी किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित है और पाजीब कहानी भी और कहानी संग्रह भी है दोस्तों। सुमित्रानंद पंत की पल्लव नामक काव्य की कुछ कविताएं, तो सुमित्रानंदन पंत का जो पल्लव काव्य है उसकी कुछ कविताएं छायावादी कविताएं थी। पल्लव का प्रकाशन कब हुआ? तो पल्लव है उसका प्रकाशन कब हुआ? 1920 में पल्लव का प्रकाशन हुआ था। जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचना कामायनी का प्रकाशन कब हुआ था? कामायनी का प्रकाशन दोस्तों 1935 में हुआ था। कुछ कमेंट आएंगे कि 1936 में हुआ था, कुछ किताबों में 36 दे रखा है। मैं दोस्तों आपको कन्फर्म और पूरी वैलिडिटी के साथ कहता हूं 1935 में हुआ था। अक्सर सत्य है। छायावाद का महाकाव्य किसको कहा जाता है? कामायनी को कहा जाता है छायावाद का महाकाव्य। और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका प्रथम रचना का प्रकाशन कब हुआ? 1923 में हुआ था दोस्तों अनामिका प्रथम रचना का प्रकाशन। लेकिन आपका कमेंट चाहता हूं दोस्तों, हालांकि मैं तो उत्तर दूंगा ही दूंगा, आपके कमेंट की जरूरी है कि अनामिका द्वितीय का प्रकाशन कब हुआ? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका रचना है वो दो भागों में प्रकाशित है, अनामिका प्रथम, अनामिका द्वितीय। तो अनामिका प्रथम का तो 1923 में हुआ था, लेकिन अनामिका द्वितीय का प्रकाशन कब हुआ? आपको कमेंट करना है। और अनामिका द्वितीय में लंबी कविताओं का संकलन किया गया है, लंबी लंबी जो भी कविताएं हैं उनका संकलन किया गया है। लेकिन चलिए आप कमेंट करते हैं, तब तक प्रश्न आपके सामने हाजिर है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका द्वितीय का प्रकाशन कब हुआ? 1939 में अनामिका द्वितीय का प्रकाशन हुआ था दोस्तों, 1939 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने हाजिर है। महापर्व किसकी रचना है? प्रताप नारायण मिश्र की रचना है दोस्तों महापर्व। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक किसको माना है? राम प्रसाद निरंजनी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम प्रौढ़ गद्य लेखक माना है। ये प्रश्न मैंने पहले भी वीडियो में दिया है, तो याद कर लीजिएगा। और राम प्रसाद निरंजनी की प्रमुख रचना और उसकी विशेषता, एक विशेषता भी है और रचना भी काफी प्रसिद्ध है। चलिए, राम की शक्ति पूजा तथा सरोज स्मृति नामक काव्य रचनाएं किसमें संकलित हैं? तो दोस्तों अनामिका द्वितीय में संकलित हैं, राम की शक्ति पूजा और सरोज स्मृति दोनों रचनाएं। और यहाँ पर एक कमेंट अपेक्षित है, सरोज स्मृति रचना है वो तो उन्होंने अपने पुत्री सरोज की स्मृति के आधार पर रचना की। लेकिन राम की शक्ति पूजा रचना में किसको आधार बनाया गया दोस्तों? कमेंट अपेक्षित है, कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, निराला की कौन सी रचना भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करती है? तो जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करने वाली रचना तुलसीदास है दोस्तों। पहले भी आरपीएससी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कौन सी रचना भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतिष्ठा करती है, तो वो तुलसीदास है, वो भारतीय जीवन मूल्य की प्रतिष्ठा करने वाली रचना है। निराला की जूही की कली रचना कब प्रकाशित हुई? जूही की कली 1916 में, 1916 में याद रखना दोस्तों।
निराला ने स्रोत समृति नामक कविता की रचना कब की? 1935 में। लंबी कविता है दोस्तों स्रोत समृति। विद्वानों ने छायावाद की समय सीमा मानी है 1918 से 1936 तक, और कुछ विद्वानों ने 1938 तक मानी है। तो कुछ विद्वानों ने 1936 तक और कुछ ने 1938 तक मानी है। चलिए, भारत बारहमासा की रचना किसने की? भारत बारहमासा की रचना श्री राधाकृष्ण दास ने भारत बारहमासा की रचना की थी। 15 अगस्त कविता के रचयिता का नाम बताइए। सुमित्रा नंदन पंत की प्रसिद्ध कविता है 15 अगस्त। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद किसकी कविताओं का प्रभाव माना है? छायावाद को किसकी कविताओं का प्रभाव माना है? रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का प्रभाव माना है। कि छायावाद है वो रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं का प्रभाव है। चलिए नेक्स्ट, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को क्या नाम दिया? चित्र भाषा शैली नाम दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को चित्र भाषा शैली नाम दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान। व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान छायावाद के संबंध में यह परिभाषा किस विचारक की है? पंडित नंद दुलारे वाजपेयी की है। पंडित नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कहा कि व्यक्ति सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान ही छायावाद है। ये जो नंद दुलारे वाजपेयी जी प्रमुख साहित्यकार हैं, उनका ये कथन है। छायावाद को स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह किसने माना? बहुत ही मोस्ट परिभाषा है छायावाद की। स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह किसने माना? तो ये डॉक्टर नगेंद्र ने माना था। स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म का विद्रोह। प्रसाद जी ने छाया का अर्थ क्या बताया? कांति बताया था दोस्तों प्रसाद जी ने छाया का अर्थ। चलिए नेक्स्ट, कंसवध किसकी रचना है? अंबिका दत्त व्यास की रचना है कंसवध। मर्यादा पुरुषोत्तम उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। नागार्जुन का उपन्यास है दोस्तों मर्यादा पुरुषोत्तम। काव्य में रहस्यवाद मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। किस निबंधकार का निबंध है? श्री रामचंद्र शुक्ल का, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मोस्ट टू मोस्ट निबंध है काव्य में रहस्यवाद। अगला है, नारीत्व का अभिशाप किस कवयित्री का निबंध है? महादेवी वर्मा का ये निबंध है। कवयित्री प्रसिद्ध कवयित्री है, वेदना की कवयित्री महादेवी वर्मा को कहा जाता है। तो नारीत्व का अभिशाप है ये निबंध है, और यहाँ पर लेखिका के रूप में है। लीलावती किस निबंधकार का निबंध संकलन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र का निबंध संकलन है, निबंध संग्रह है लीलावती। रसिज्ञ रंजन साहित्य शिखर किस निबंधकार के निबंध संकलन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध संकलन है रसिज्ञ रंजन और साहित्य शिखर। अंडे के छिलके किसकी एकांकी है? किसका एकांकी है? मोहन राकेश का एकांकी। एकांकी हमेशा पुल्लिंग होता है दोस्तों। नीलकंठ किसका नाटक है? वृंदावन लाल वर्मा का नाटक है नीलकंठ। महादेव वर्मा ने छायावाद को किस रूप में उत्पन्न माना? महादेव वर्मा ने छायावाद को किस रूप में उत्पन्न माना? स्थूल की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न माना है। स्थूल की प्रतिक्रिया के रूप में उत्पन्न माना है। छायावाद नाम का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले छायावाद नाम का प्रयोग किसने किया? तो ये मुकुटधर पांडे ने किया था छायावाद नाम का प्रयोग। छायावाद के प्रमुख कवियों का नाम बताइए। तो छायावाद के 4 आधार स्तंभ कवि माने जाते हैं दोस्तों। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा, ये छायावाद के 4 आधार स्तंभ हैं। विजयनी विजय वैजयंती किस रचनाकार की रचना है? विजयनी विजय वैजयंती भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है दोस्तों, विजयनी विजय वैजयंती। चलिए, छायावाद को प्रतिष्ठित करने वाले कवि का नाम बताइए। सुमित्रा नंदन पंत को छायावाद को प्रतिष्ठित करने का श्रेय दिया जाता है, सुमित्रा नंदन पंत को। अगला प्रश्न है, छायावाद की प्रमुख कवयित्री का नाम बताइए। महादेवी वर्मा छायावाद की प्रमुख कवयित्री हैं, वेदना और करुणा की कवयित्री। स्वच्छंदता की मनोवृत्ति किस काव्यधारा की विशेषता है? स्वच्छंदता की मनोवृत्ति किस काव्यधारा की विशेषता है? छायावाद की विशेषता है दोस्तों स्वच्छंदता की मनोवृत्ति। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किस काव्यधारा की विशेषता है? छायावादी काव्यधारा की विशेषता है स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है छायावादी काव्यधारा की विशेषता। उल्टा पुल्टा करके दिया जा सकता है कथन दोस्तों, और आपको भ्रमित करने के लिए उल्टा किया जा करके दे सकते हैं। सूक्ष्म के प्रति स्थूल का विद्रोह ऐसे भी दे सकते हैं सही है या गलत के रूप में, तो ध्यान रखें इसको।
रहस्यमय चेतना शक्ति के दर्शन किस काव्य धारा में होते हैं? छायावादी काव्य धारा में होते हैं रहस्यमय चेतना शक्ति के दर्शन। अगला प्रश्न है, प्रेम तरंग किसकी रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना का नाम है प्रेम तरंग। प्रेम तरंग भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज के लेखक का नाम बताइए। प्लाट का मोर्चा, तो प्लाट का मोर्चा रिपोर्टाज है वो शमशेर बहादुर सिंह का रिपोर्टाज है दोस्तों प्लाट का मोर्चा। नए जमाने की मुकरी किस रचनाकार की रचना है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नए जमाने की मुकरी। पंथ की कौन सी रचना रहस्यमय शक्ति का दर्शन कराती है? पंथ की कौन सी रचना रहस्यमय शक्ति का दर्शन कराती है? मौन निमंत्रण रचना है वो रहस्यमय शक्ति का दर्शन कराती है। प्रसाद की किस रचना में रहस्य की भावना विद्यमान है? खोलो द्वार रचना में रहस्य की भावना विद्यमान है। महादेव वर्मा की कौन सी रचना रहस्य शक्ति से युक्त है? यामा रचना है वो रहस्य शक्ति से युक्त है। यामा रचना, ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला इसको। और दोस्तों ये चुनी हुई कविताओं का संकलन है महादेव वर्मा का, और इसमें 4 रचनाओं का संकलन किया गया है। कमेंट चाहता हूं दोस्तों कि कौन वो रचनाएं 4 कौन कौन सी हैं जिनका संकलन किया गया है। अरे भाई और कुछ नहीं मांग रहा, कमेंट ही तो मांग रहा हूँ, कमेंट कीजिएगा ना। नवीन सौंदर्य चित्रण किस काव्य धारा की विशेषता है? छायावादी काव्य धारा की विशेषता है नवीन सौंदर्य चित्रण। मृगनयनी उपन्यास के लेखक का नाम बताइए। वृंदावन लाल वर्मा का उपन्यास है मृगनयनी। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सत्य हरिश्चंद्र में किसका वर्णन किया? सत्य हरिश्चंद्र में गंगा का वर्णन किया। सत्य हरिश्चंद्र जो इनका क्या है, नाटक है, उसमें किसका वर्णन किया है? गंगा का वर्णन किया है। छायावादी काव्य धारा में सौंदर्य चित्रण में प्रमुखता किसको दी गई है? प्रकृति सौंदर्य और नारी सौंदर्य को प्रमुखता दी गई है। प्रकृति सौंदर्य और नारी सौंदर्य चित्रण को प्रमुखता दी गई है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्रकृति का मानवीकरण करके नारी के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। प्रकृति का मानवीकरण करते हुए नारी के सौंदर्य का चित्रण किया गया है। चलिए, मानवीकरण अलंकार का प्रयोग छायावादी कवियों ने किसके सौंदर्य का चित्रण करने के लिए किया है? प्रकृति सौंदर्य का चित्रण करने के लिए मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया है। सबसे ज्यादा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किस काव्य धारा में हुआ? छायावादी काव्य धारा में हुआ है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, छायावादी काव्य में नारी का कौन सा रूप प्रकट हुआ है? प्रतिष्ठा प्राप्त गरिमामय स्वरूप व्यक्त हुआ है। तो छायावादी काव्य धारा में नारी का प्रतिष्ठा प्राप्त गरिमामय स्वरूप व्यक्त हुआ है तथा नारी को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। नारी को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया गया है। प्रतिष्ठा प्राप्त गरिमामय स्वरूप व्यक्त हुआ है, याद रखना दोस्तों इसको। मूलतः छायावादी किस प्रकार का काव्य है? प्रेम और वेदना का काव्य है। प्रेम का और वेदना का काव्य है मूलतः छायावादी काव्य। विचित्र विवाह रचना के रचनाकार का नाम बताइए। रामचरित उपाध्याय विचित्र विवाह रचना के रचनाकार हैं। दोस्तों विवाह शादी का सीजन चल रहा है, आप खूब व्यंजन परोस करके ले रहे होंगे और साथ ही साथ नाचने कूदने का जो आनंद है वो भी ले रहे होंगे, और साथ सेल्फी और फोटो का भी आनंद आप ले रहे होंगे। लेकिन अब थोड़ा सा अपने यानी ध्यान को इधर लाइए और पढ़ाई की तरफ जुट जाइएगा दोस्तों। श्री मैथिलीशरण गुप्त की रचना भारत भारती का प्रकाशन कब हुआ? भारत भारती का प्रकाशन 1912 में हुआ था दोस्तों, याद रखना। मैथिलीशरण गुप्त जी की प्रसिद्ध रचना का नाम भारत भारती है और उसका प्रकाशन भी आपको याद रखना है 1912 है। चलिए, किसान नामक खंडकाव्य की रचना किसने की? श्री मैथिलीशरण गुप्त ने। और दोस्तों आजकल किसान जो टॉपिक है वो काफी चर्चित टॉपिक है, इसलिए किसान खंडकाव्य को आपको ध्यान में रखना है, काफी ध्यान में रखना है। और एक दोस्तों इसी वीडियो में आपको बता दूं कि मनो भंडारी की सारी रचनाएं आप याद कर लें। मनो भंडारी की जितने भी रचनाएं हैं उनका परिचय है और उनकी जो विशेषताएं हैं सारी याद कर लेना, क्योंकि श्रीमती मनो भंडारी जी के रूप में हिंदी साहित्य ने एक अनमोल सितारा है उसको इस नवंबर महीने में खो दिया है। 15 नवंबर को उनका देहावसान हो गया है, तो इसलिए उनकी रचनाओं को आपको पूरा का पूरा याद करना है। रंग में भंग खंडकाव्य के रचयिता का नाम बताइए। श्री मैथिलीशरण गुप्त रंग में भंग खंडकाव्य के रचयिता हैं। दोस्तों एकांकी में एक अंग का चित्रण किया जाता है, खंडकाव्य में खंड जीवन यानी जीवन के एक हिस्से का चित्रण किया जाता है, और महाकाव्य में संपूर्ण जीवन का चित्रण किया जाता है। चलिए,
नवीन बीन रचना के रचनाकार का नाम बताइए। नवीन बीन रचना के रचनाकार, लाला भगवान बीन की रचना है नवीन बीन। और अगला जो प्रसिद्ध कथन, नारी तुम केवल सरदा हो, ये कथन किस काव्य धारा की विशेषता को दर्शाता है? छायावादी काव्य धारा की विशेषता को दर्शाता है दोस्तों। और जयशंकर प्रसाद की कामायनी का ये आधार वाक्य है, सबसे प्रसिद्ध वाक्य है। और इसी पर जयशंकर प्रसाद की कामायनी की पूरी एक तरह से विषय वस्तु हमको नजर आती है कि नारी तुम केवल सरदा हो। ये जो चार पंक्तियों का समूह है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और नारी के महत्व को, नारी की गरिमा को या नारी के गौरव को बढ़ाने वाला है। तो छायावादी काव्य धारा का पूरा जो आधारभूत ढांचा है वो कामायनी में हमें देखने को मिलता है। कोमलकांत पदावली, चित्र भाषा का प्रयोग, मानवीकरण, अलंकार किस काव्य धारा की शिल्पगत विशेषताएं हैं छायावादी काव्य धारा की? तो देखिए, कोमलकांत पदावली है, चित्र भाषा का प्रयोग है। चित्र भाषा का प्रयोग दोस्तों चित्र नहीं है, इस प्रकार की भाषा है कि जब उसको हम पढ़ते हैं तो उसका चित्र हमारे सामने उपस्थित हो जाता है। और मानवीकरण, अलंकार यानी प्राकृतिक पदार्थों में या वस्तुओं में, पेड़ पौधों में मानव का आरोप या मानव के अंगों का आरोप कर दिया जाता है, वहां पर मानवीकरण अलंकार है, आधुनिक अलंकार है दोस्तों ये। और ये छायावादी काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है। कोमलकांत पदावली, चित्र भाषा का प्रयोग, मानवीकरण, अलंकार छायावादी काव्य धारा की प्रमुख विशेषता है। और ये चित्र भाषा है वो पंत की भाषा का नाम भी है। पंत की भाषा कैसी है? तो चित्र भाषा है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा में व्यक्तिगत सुख दुख की बातें खुलकर हुई हैं? छायावादी काव्य धारा में व्यक्तिगत सुख दुख की बातें दोस्तों खुलकर हुई हैं हिंदी साहित्य की छायावादी काव्य धारा में। और निराला की किन कविताओं में व्यक्तिगत जीवन का सत्य प्रकट हुआ है? राम की शक्ति पूजा तथा सर्व समृद्धि, यानी व्यक्तिगत जीवन का सत्य है, व्यक्तिगत जीवन कैसा है, इस सत्य का उद्घाटन राम की शक्ति पूजा नामक लंबी कविता में और सर्व समृद्धि नामक लंबी कविता में हुआ। और दोनों कविताएं अनामिका भाग द्वितीय में संकलित हैं, याद रखिए। नेक्स्ट है, नौका विहार कविता के रचयिता का नाम था सुमित्रानंदन पंत की प्रसिद्ध कविता है दोस्तों नौका विहार। और नौका विहार से संबंधित जयशंकर प्रसाद की एक रचना भी है दोस्तों, उसका भी आप ध्यान रखें, वो भी प्रसिद्ध है। जयशंकर प्रसाद जी ने भी नौका विहार किया था और कविता लिखी थी। कमेंट में आप जरूर लिखें उस कविता का नाम, ताकि आपको भी याद रहे कि वो कविता कौन सी थी जयशंकर प्रसाद की। चंद्रावली नामक नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किसका वर्णन किया है? यमुना का वर्णन किया है। और सत्य हरिश्चंद्र में दोस्तों गंगा का वर्णन किया था, यानी हमने ऊपर प्रश्न पढ़ा था तो उसमें गंगा का वर्णन और चंद्रावली में यमुना जी का वर्णन किया है। परमात्मा की छाया, जब आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। कि परमात्मा की छाया आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की क्या होती है? सृष्टि होती है। ये परिभाषा किसकी है छायावाद के संबंध में? तो दोस्तों ये परिभाषा डॉक्टर रामकुमार वर्मा की परिभाषा है कि परमात्मा की छाया, जब आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। तो दोस्तों आज हम 100 प्रश्न देखेंगे। अगला वीडियो में लास्ट अभी थोड़ी देर बाद बना करके आपके सामने देर रात तक पहुंचा दूंगा। उसमें 175 क्वेश्चन और होंगे, यानी मैंने टारगेट तो 275 क्वेश्चन का बनाया था, लेकिन इसके दो भाग करके मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। एक में 175 क्वेश्चन होंगे अगले वीडियो में, और इसमें 100 क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों आप वीडियो देखिए और मैं भी खाना खा लेता हूँ। जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि।